नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज जो मैं आपके समक्ष वीडियो लेकर के आया हूँ वह जो शारीरिक शिक्षा जिनके पास में सब्जेक्ट है उनके माध्यम से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं जो आपको प्रश्न करवाने जा रहा हूँ वो लगातार कई सालों से बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप जो मैं आपको ये 4-5 वीडियो आपको मैं दूंगा, शारीरिक शिक्षा से लेकर के फिजिकली एजुकेशन से लेकर के, अगर आप ये वीडियो देख करके चल जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है उसे हम चलिए देखते हैं। आसनों का उपयोग रोकथाम के उपाय के रूप में किया जा सकता है, टिप्पणी कीजिए। तो आसनों का उपयोग जो है आसन, पहली बात तो हम देखेंगे कि आसन हम करते क्यों हैं। तो आसन जो है हम इसलिए करते हैं जिससे हमारा शरीर जो है क्या रहे, स्वस्थ रहे। तो इसलिए हम आसनों का उपयोग करते हैं जिससे हम बीमारी से बच सकें। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आसनों का उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो आसनों का उपयोग क्यों किया जाता है? जिससे हमारे शरीर में क्या उत्पन्न हो जाए, अगर मान लीजिए कोई बीमारी हमें होती है तो उससे हम आसानी से क्या करें, उस बीमारी से लड़ सकें। इसलिए हम आसनों का उपयोग करते हैं। जैसे अभी कोरोना आया था तो बोला गया था कि आसन ज़्यादा करिए, व्यायाम कीजिए, जिससे क्या हो, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और आप आसानी से वायरस से लड़ सकें। दूसरा पॉइंट है रक्त संचार प्रणाली में सुधार करता है। दूसरा पॉइंट यह है कि रक्त संचार प्रणाली में क्या करता है, आसन सुधार करता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे अगर हम आसन नहीं करते हैं तो हमारी नसें जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो रक्त संचार प्रणाली में क्या करता है, आसन जो है वो बिल्कुल अच्छे से, रक्त जो हमारा संचार प्रणाली है वो अच्छे से बिल्कुल चलता है आसनों के कारण। उसका श्वसन तंत्र की प्रणालियों में सुधार करता है। तीसरा पॉइंट है कि श्वसन तंत्र की कार्य प्रणाली में क्या करता है, सुधार करता है। जो हम सांस लेते हैं, तो जो आसन वगैरह नहीं करते हैं तो उनके क्या होता है, घड़घड़ाहट जैसी आवाज़ें आती है सांस जब लेते हैं तो इसलिए क्या करता है, श्वसन जो है वो बढ़िया कर देता है आसन, हम आसानी से बिल्कुल एकदम सांस ले सकते हैं। उसका तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है। हमारे चौथा पॉइंट यह है कि तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, वो मजबूत करता है। हमारे जो भी काम करने की जो शक्ति है उसे बढ़ाता है। उत्सर्जन, अगला पॉइंट है हमारा, उत्सर्जन तंत्र को दक्षता प्रदान करता है। उत्सर्जन तंत्र हम जानते हैं कि जो हमारा जो मलमूत्र होता है, ये सब चीज़ें जो बाहर होती है तो वो क्या करता है, वो अच्छे से हमारा ये सब चीज़ हो सकता है। क्योंकि शरीर में अगर गंदगी रहेगी तो वो जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा, और आसन करने के कारण ये सब चीज़ें जो है हमारे नियंत्रित रहती है। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित व विनियमित करता है। उसके बाद हमारे शरीर की जो ग्रंथियाँ हैं उन सब चीज़ों को क्या करता है, आसन जो है बिल्कुल सुचारू ढंग से एकदम बिल्कुल अच्छे से बना करके रखता है, चलाता है उनको। उसके बाद एकाग्रता में सुधार करता है। आसन के कारण जो है हमारे शरीर में क्या होता है, एकाग्रता में सुधार होता है। हमारी स्मरण शक्ति जो है बहुत ज़्यादा ही मजबूत हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इससे शरीर के लचीलेपन में वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि जो आसन जो करते हैं उनसे क्या होता है, शरीर में क्या आता है, लचीलापन आता है, जिसके कारण कोई भी काम जो है हम आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप ये वाला प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, आप इसे देख सकते हैं और कर सकते हैं। उसे चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा सक्रिय और निष्क्रिय लचक क्या है। अगला क्या है हमारा, सक्रिय और निष्क्रिय लचक क्या है। तो सक्रिय लचक क्या होता है, सक्रिय लचक चलिए देखते हैं हम सब। सक्रिय लचक जो है वो जोड़ की बिना बाहरी सहायता के गतिविधि करने की योग्यता को सक्रिय लचक कहते हैं। जोड़ की बिना बाहरी, जैसे कि हम सब क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की सहायता से हम सब काम करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, बिना किसी बाहरी चीज़ के हम सब खुद प्रयत्न करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। इसमें बिना सहायक के खिंचाव को अधिकतम सीमा तक खींचा जा सकता है। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, स्थिर लचक और गतिशील लचक। एक तो हम बैठ करके जो लचक करते हैं ये हम खुद करते हैं बिना किसी के सहायता के, और गतिशील लचक या फिर जैसे कि चल के एक जगह से दूसरे जगह पर जा करके जो हम अपने आप को कोई भी काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, गतिशील लचक। इसमें क्या होता है, क्रिया होती है। इसमें क्या होती है, क्रिया होती है। अब देखते हैं निष्क्रिय लचक। निष्क्रिय लचक इसे
अक्रिय लचक भी कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का सहायता लेकर के हम क्या करते हैं, किसी भी काम को करते हैं। साथी की सहायता से खिंचाव वाले व्यायाम करना, जैसे कि हम सब क्या करते हैं, डंबल उठाते हैं। डंबल उठाते तो हम सब क्या करते हैं, किसी चीज़ की सहायता लेते हैं और वो स्थिर है, हम सब उसमें क्या कर रहे हैं, एक ही जगह स्थिर होकर के क्या करते हैं, वो सब काम को करते हैं। तो यही था हमारा दूसरा प्रश्न, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए आप इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। उसके चलते हैं अगले पर। तीसरा है हमारा, बाह्य अभिप्रेरणा कई बार आंतरिक अभिप्रेरणा को समाप्त कर देती है, स्पष्ट कीजिए। तो बाह्य अभिप्रेरणा सबसे पहले हम समझते हैं। अभिप्रेरणा क्या है कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे जो हमें प्रेरणा मिलती है, कुछ सीख मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा। और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होगी, जो हमारे मन में अपने आप जो उत्पन्न होती है कि नहीं मुझे ये करना है, तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं बाह्य अभिप्रेरणा पहले क्या होता है। बाह्य अभिप्रेरणा उन व्यवहारों को संदर्भित करती है जो धनराशि, प्रसिद्धि, ग्रेड तथा प्रशंसा जैसे बाहरी पुरस्कारों से प्रेरित होते हैं। यह सही है कि बाह्य अभिप्रेरणा कई बार आंतरिक अभिप्रेरणा को समाप्त कर देती है। जैसे कोई खिलाड़ी, धावक बाह्य अभिप्रेरणा या किसी प्रोत्साहन या पुरस्कार के आकर्षण वश किसी गतिविधि को प्रारंभ करता है, परंतु पुरस्कार प्राप्ति के पश्चात वह उस खेल में अपनी रुचि खो देता है और खेल को क्या करता है, छोड़ देता है। तो चलिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ। क्या होता है बाह्य अभिप्रेरणा, क्या होता है कि जैसे बाहर से देख करके, जैसे किसी को धनराशि मिली या फिर प्रसिद्धि मिली, ग्रेड या फिर मेडल, ट्रॉफी मिलता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मेडल, ट्रॉफी से प्राप्त करने के लिए ही वो उस खेल को खेलते हैं। तो इससे क्या होता है कि आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है वो क्या होती है, मर जाती है। और वो क्या करता है, जैसे ही उसको मेडल, ट्रॉफी जैसे कि मिल गया, वो अगर कुछ पुरस्कार जीत जाता है तो उसके बाद क्या करता है, वो उस खेल को छोड़ देता है, क्योंकि उसका उद्देश्य सिर्फ ट्रॉफी को जीतना था, ना कि उस खेल में आगे बढ़ना। तो यही होता है प्राय। इसी कारण हम कह सकते हैं कि बाह्य अभिप्रेरणा जो है कई बार आंतरिक अभिप्रेरणा को क्या करता है, मार देता है। अब उदाहरण के मदद से हम सब क्या करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे मनोरंजन और उत्साह के लिए क्रिकेट खेलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और नियमित रूप से खेल प्रशिक्षण केंद्रों में अभ्यास करने और प्रतिस्पर्धाओं में भी भाग लेने के लिए प्रेरित होते हैं, किंतु प्रशिक्षक अथवा माता पिता की सफलता की उम्मीदों को बोझ महसूस करते हैं। तत्पश्चात खेलों में भाग लेने व व्यायाम करने के उद्देश्य के बीच संघर्ष होने के कारण अक्रियाशील या निष्क्रिय हो जाते हैं। परिणामतः धीरे धीरे अपना प्रिय खेल से पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं। तो क्या होता है कि शुरू में जो है बच्चों के अंदर उत्साह होता है। उदाहरण मैंने बताया कि बच्चों के अंदर क्या होता है, शुरू में उत्साह होता है, तो उसका जैसे जैसे वो खेलते हैं और उसमें प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो क्या करते हैं, उस खेल से जो है ना बच्चे बोर हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस खेल को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, वो उस खेल से निष्क्रिय हो जाते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने प्रिय खेल से बच्चे जो है वो दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाह्य अभिप्रेरणा जो है कई बार आंतरिक अभिप्रेरणा को क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो दिव्यांगता को लेकर के है। तो चलिए अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। दिव्यांगता या अक्षमता को परिभाषित करते हुए किन्हीं दो प्रकार को सूचीबद्ध कीजिए। तो दिव्यांगता क्या है, दिव्यांगता हम सब ये समझते हैं कि जैसे किसी का पैर टूट गया या फिर हाथ टूट गया तो वो दिव्यांग है। नहीं, ऐसा नहीं होता। दिव्यांगता जो है उसे हम अक्षमता कहते हैं कि किसी चीज़ को करने में जो लोग जो है, कुछ लोग अक्षम होते हैं, उसी को हम सब क्या कहते हैं, दिव्यांगता। किसी व्यक्ति की वह शारीरिक या मानसिक स्थिति है जो किसी इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों और जुड़ी गतिविधियों को या उनकी कार्य प्रणाली को सीमित कर देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, दिव्यांगता या अक्षमता। की कोई भी काम जो है वो करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, दिव्यांगता कहते हैं। दूसरा है दिव्यांगता अक्षमता किसी व्यक्ति की वह स्थिति है जब वह कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी काम को करने में जो लोग अक्षम होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हम सब दिव्यांगता कहते हैं। दिव्यांगता या अक्षमता देखिए, इसको 3 प्रकार में क्या करा गया है, विभाजित किया गया है 3 प्रकार में। तो चलिए पहला देखते हैं हम सब संज्ञानात्मक अक्षमता क्या होता है। इसमें क्या होता है कि स्मरण शक्ति में विकार, जैसे कि बताया गया तो वो कुछ ही समय बाद क्या होता है, वो भूल जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक अक्षमता। उसके बाद जो मैं आपको इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा सिर्फ। उसके बाद फिर बौद्धिक अक्षमता पे चलते हैं। बौद्धिक अक्षमता में समस्या समाधान, संचार, निर्णय, तार्किकता, अधिगम, तो ये सब क्या है, बौद्धिकता अक्षमता को लेकर के
चलती है। उसके चलते शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता क्या होती है? जैसे कि गतिशीलता, कोई काम को नहीं कर पाना। उसका शारीरिक क्षति, कुछ शरीर में समस्या होगी जिसके कारण वो काम नहीं कर पाते। उसका श्वसन विकार, अब जैसे कि किसी को श्वसन, श्वास से लेकर के समस्या और उसको भगाया जाएगा तो क्या होगा, वो शारीरिक अक्षमता में आएगा। उसके बाद दृष्टि बाधा, जैसे कि आँख से दिखना नहीं, तो वो सब क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, शारीरिक अक्षमता जो हमारे शरीर में आ, जैसे कि मिर्गी हो गया, निद्रा विकार, गामक विकार, संवेदी क्षति, तो ये सब चीज़ें क्या है, शारीरिक अक्षमता है। तो यही था हमारा जो बार बार पूछा जाता है प्रश्न, ये मैंने आपको करवा दिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो इसको वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अभी जो हम आपको शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, हमने पिछले जो जितने भी साल के सैंपल पेपर थे उन सबसे ये महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही क्या है, महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।